कर्तव्य तक कल पढ़ लिए थे, आज हम लोग शुरू करेंगे। क्या? नागरिकता तक हुआ था, सॉरी। नागरिकता तक हुआ था, आज पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। कल भाग 2 तक पढ़े थे, आज भाग 3 में पढ़ेंगे। तो आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार का चर्चा कहाँ है? भाग 3 में अनुच्छेद अगर पूछे आपसे, आर्टिकल कहाँ से कहाँ, 12 से 35 तक जो है इसका उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले तो यही याद रखना है कि मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है और आर्टिकल 12 से 35 तक इसका उल्लेख किया गया है। और आपसे पूछा जाए कि यह कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार अमेरिका, अ से अमेरिका और अ से अधिकार याद रखना है, क्योंकि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में जो है लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आपको याद रखना है अ से अमेरिका और अ से अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। और इसका वर्णन जो है भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। तो ये दिया गया है यहाँ पे है कि संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र यानी कि मेगना कार्टा कहा गया है इसको। और इसे मूल अधिकार का जन्मदाता भी कहा गया है, मौलिक अधिकार का जन्मदाता कहा गया है। भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा गया है, यह बात भी ध्यान में रखना है। मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है, जो कि प्रयोग इसका जो है सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? इंग्लैंड में। यह शब्द कहाँ का है? यह फ्रांस, इसका जो है प्रयोग में जो है इसका प्रयोग किया गया। स्थानों के अनुप्रयोग में राज्य शब्द का उपयोग व्यापक अवधारणा में किया गया है। व्यापक के लिए मौलिक अधिकार का प्रावधानों का अनुप्रयोग, राज्य शब्द का उपयोग व्यापक शब्द में, यहाँ पे राज्य शब्द का जो उपयोग है व्यापक अवधारणा के रूप में किया गया है। यहाँ पे मौलिक अधिकार हम लोग का एक क्या है? मौलिक अधिकार का जो वर्चस्व है हम लोग के पास, अगर इसका हनन होता है तो हम लोग जो है कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। तो इसीलिए हम लोग का यह जो अधिकार है बहुत हाई पावर का हम लोग का यह अधिकार दिया गया है। भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार के प्रावधान प्रावधान का जो अनुप्रयोग में राज्य शब्द का उपयोग व्यापक हो गया। और राज्य शब्द को परिभाषित अनुच्छेद कहाँ किया गया है? 12 में किया गया है। राज्य शब्द में निम्नलिखित शामिल है, जैसे भारत सरकार, भारत की संसद, प्रत्येक शब्द में सम्मिलित है। तो यह भी कि मौलिक अधिकार का परिभाषा के रूप में आपको आर्टिकल 12 में दी गया है। स्टेट को या राज्य मतलब यहाँ पे जो ऊपर में पढ़े वह शब्द के लिए दिया गया है कि ऐसा अनुमति नहीं दिया गया है कि आप मौलिक अधिकार का कोई उल्लंघन हो और आप उसके प्रति जो है कानून नियम बना सकते हैं। तो यह अधिकार नहीं दिया गया है। 13 के 2 में कहा गया है हो या तो छीन रहा हो या कम कर रहा हो, तो ऐसा कोई भी जो है आपका विधि नहीं बनाया जाएगा। यदि ऐसा बनाती है तो वह उल्लंघन की सीमा तक जो है शून्य हो जाएगा। अगर जैसे ही उल्लंघन उसका होगा मौलिक अधिकार का, तो यह जो है क्या हो जाएगा? उल्लंघन इसका विधि जो है शून्य हो जाएगा, वह लागू नहीं होगा। की बात आपको संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों में क्या है? मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के विवरण अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। मतलब कि 352 में क्या है? आपात है ना, राष्ट्रीय आपात, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके कोई भी मौलिक अधिकार को आपको
सरकार चाहे तो मतलब किसी भी आपातकालीन समय में आपको वह मौलिक अधिकार ले सकता है आपको। उसके बाद है अनुच्छेद 13 में न्यायपालिका को भौगोलिक अधिकार का संरक्षण बनाता है और संविधान के भाग 3 में वर्णित अधिकारों की क्या करता है, रक्षा करता है। यह सब समझने वाली बातें हैं। मेन रूप से जो बात है उसमें हम लोग यहाँ पे आते हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार था, 7 मौलिक अधिकार था और अभी वर्तमान में जो है कितना है, 6 है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा करके भाग 12 के अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया है। अब जो है संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब जो है यह क्या हो गया है, कानूनी अधिकार हो गया है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, यही बात इसमें कहा गया है। नेक्स्ट है आपको चूंकि अभी तक बार बार जो है यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 में कराची अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया जाता है और उसी में कांग्रेस के मंच से सर्वप्रथम पहली बार मौलिक अधिकार का मांग किया जाता है। तो यह भी बात आपको ध्यान में रखना है कि सरदार वल्लभ भाई की अध्यक्षता में कांग्रेस के मंच से सर्वप्रथम जो है आपको, और ये कहाँ हुआ था, तो कराची अधिवेशन भी पूछा गया है, कब मांग किया गया था, डेट भी पूछ लिया गया है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकार की मांग की थी और इस अधिकारों का प्रारूप जो है कौन तैयार किया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अभी तक यह नहीं पूछा गया है, ज्यादातर संभावना बन रहा है कि कहीं ना कहीं आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया है। इसमें डेट पूछा गया है, कराची अधिवेशन पूछा गया है, इसकी अध्यक्षता किसने किया था वो पूछा गया है। उसके बाद आपको क्या पूछा गया कि जगह का नाम कराची पूछ लिया गया है। और अब है इसका बारी है, यहाँ से 4 क्वेश्चन निकल के सामने आ रहा है, चारों को आपको ध्यान में रखना है। 6 जो मौलिक अधिकार अपना है वह कौन कौन है, तो यह हो जाएगा कौन, समता का अधिकार जिसका अनुच्छेद भी साथ साथ में याद रखना है। अभी अभी भी 18 में इसका चर्चा किया गया से 22 तक जो है इसका उल्लेख किया गया है। 23 से 24 तक किया गया है। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता है जिसका उल्लेख जो है 25 से 28 तक किया गया है। और उसके बाद जो है संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार है, 32 में कहा गया है। और 31 यहाँ से नहीं दिख रहा है, यही 31 में जो था संपत्ति का अधिकार था जिसको कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा करके कहाँ रखा गया, भाग 12 के अनुच्छेद 300 के क में। और अब जो है यह मौलिक अधिकार ना होकर के क्या है, एक तरह से वैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार जो है अब यह बन गया है संपत्ति का अधिकार। तो आपको यह सब याद रखना है अनुच्छेद के साथ, बार बार आपसे पूछा जाएगा। तो एक बार रिकॉल करिए, समता का अधिकार किस कहाँ से कहाँ, 14 से 18। उसके बाद आपको स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 तक। उसके बाद 23 से 24 में क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद आपको 25 से 28 है, क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। उसके बाद संस्कृति है, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित। तो 29, 30 और 31 में तो जान रहे हैं कि उसको हटा दिया गया है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आपको अनुच्छेद 32 में है। अब यह सब अनुच्छेद को हम लोग को याद करना है 30 तक, सब का सब वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट, हमेशा हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और सबको हम लोग इजी वे में याद कर लेंगे। सब जो है एग्जाम में पूछा जाता है। अब एक एक करके आपको पढ़ना है। जैसे समता या समानता का अधिकार है इसमें, तो इसमें क्या चर्चा करेंगे। जैसे अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है, आपको यह सब बात समझने के लिए दिया गया है, लेकिन याद कितना रखना है, बस यही बात को याद रखना है, विधि के समक्ष समता।
अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, बस इतना याद रखना है। यह सब बात जो है आपको समझाने के लिए, समझने के लिए दिया गया है। क्या कह रहा है इसमें कि इसका अर्थ होता है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून बनाएगा, सब, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे कैबिनेट कोई भी मंत्री हो, नेता हो, विधायक हो, चाहे कोई रिक्शा चालक हो, चाहे हम लोग हो, चाहे कोई आम आदमी हो, सबके लिए जो है एक समान कानून बनेगा। जो अगर मान लीजिए कि कोई जो धारा हम लोग पे लगेगा, वही धारा कोई नेता पर भी लगेगा, वही धारा आपको जो है रिक्शा चालक पर भी लगेगा। तो इसीलिए यही बात कहा गया है कि सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा इस पर एक समान लागू होगा। यह जो है कहाँ के संविधान से लिया गया है? जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो यह भी बात आपको याद रखना है। तो विधि के समक्ष समता जो है आपको ब्रिटेन के, तो यहाँ से कितना बात, दो बात मात्र याद रखना है। एक क्या, एक में कि विधि के समक्ष समता, और दूसरा कहाँ कहाँ से इसको लिया गया है, तो ब्रिटेन के समान संविधान से लिया गया है, तो याद रखना है। नेक्स्ट है आपको अनुच्छेद 15, और अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है? धर्म हो, जाति हो, लिंग हो, स्थान हो, इसके आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप दूसरा जाति के हैं, हम दूसरा जाति के हैं, या मान लीजिए कि कोई अन्य जाति के, कोई अन्य मतलब कोई स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, या फिर कोई थर्ड जेंडर है, तो उसके साथ भेदभाव जो है नहीं किया जाएगा। किसमें? यह नियम कानून में। ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर कोई दूसरा कानून लगेगा, और कोई फीमेल है तो उसके ऊपर दूसरा कानून लगेगा, कोई थर्ड जेंडर है तो उसके ऊपर नहीं, ऐसा नहीं होगा। सबके लिए जो है समान कानून बनेगा, इसमें कोई भेदभाव जो है नहीं किया जाएगा। तो यही बात आपको समझने वाली बात, 15 के 3-4 बात, यह सब समझने वाली सब बातें मेन रूप से जो याद करना है हम लोग को, यही याद करना है। धर्म, जाति, नस्ल के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा, बस यही बात मेन 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 जो इम्पोर्टेंट है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद है आपका, इसको याद रखिए कि यह अनुच्छेद जो है 2006 93वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, और इस अनुच्छेद के तहत शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित या जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के न के अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। लोक नियोजन के विषय में आपको तो यही याद रखना है। अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब नौकरी में अवसर की समानता, सबको जो है समान रूप से भेदभाव नहीं किया जाएगा, समान रूप से अवसर दिया जाएगा। सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता है, वही बात जो हम समझाए आपको। और आप में पिछड़ा वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य में या राजधीन सेवा में जो है पर्याप्त नहीं है, नियुक्ति या पदों के आरक्षण के लिए जो है उपबंध कर सकते हैं। में प्रोन्नति या आरक्षण करने की शक्ति जो है आपको अनुच्छेद 16 के 4, ऐसा बात उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। इसको देखिए, नोट में है कि उच्चतम न्यायालय ने 1992 के इंदिरा साहनी मामले में यह निर्धारित की गई थी कि सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की अधिकतम सीमा जो है कितना, 50% से अधिक नहीं हो सकती है। और इस निर्णय में न्यायालय ने यह भी कहा कि 50% की सीमा केवल और केवल असाधारण परिस्थितियों में ही तोड़ा जा सकता है, बाद बाकी ऐसे इसमें निहित रहेगा 50%। तो यह याद रखिए 1992 और इंदिरा साहनी मामले में यह बात जोड़ा गया था। रखना है इंदिरा साहनी मामले 1992। उसके बाद है आपको एक और बात इसमें जोड़ दिया गया
और इसको जो है आपको याद रखना है यहाँ से वीवीआई के रूप में, क्योंकि यह खंड 103 संविधान संशोधन द्वारा 2019 के द्वारा जो है जिसको जोड़ा गया, 103वां संविधान संशोधन के द्वारा। और इसमें जो है आपको पता है लिए सरकारी नियुक्तियों के पदों में कितना 10% आरक्षण जो है दिया जाएगा। तो यहीं से 103वां संविधान संशोधन, पहले तो यह इम्पोर्टेंट है, और कहाँ जोड़ा गया तो 16 के 6 में आपको याद रखना है यह। उसके बाद यह क्या, इसमें नहीं नहीं, अरे 2019 है तो AWS तो 2019 है, तो ठीक है 103 ही है। 16 के 6 तो है। 16 के 6 दे रहा है मतलब नहीं समझ रहे। 81वां संविधान, नहीं नहीं, मिस प्रिंटिंग हो सकता है। ये तो सब कोई जानते हैं, AWS 2019 में आया। ना, वो नहीं है, ऐसा ही है। EWS को 103वां संविधान संशोधन के तहत यही जोड़ा गया था, दूसरा कुछ हो सकता है। उसके बाद 17, अनुच्छेद 17 जो है याद रखना है आपको कि अस्पृश्यता का अंत है, बस इतना ही याद रखना है यहाँ से। छुआछूत का अंत, इसका अंत जो है 17। तो अभी तक हम लोग 14 से लेकर के 17 के बाद क्या पढ़ेंगे, 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। और 14 से लेकर के 18 तक में क्या पढ़े थे, समता का अधिकार। 14 से 18, 14 में क्या पढ़े, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का संरक्षण, मतलब विधि के समक्ष समान संरक्षण। उसके बाद 15 में जाति, धर्म, लिंग और स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद 16 में क्या पढ़े, 16 में लोक नियोजन के अवसर की समानता। उसके बाद बैठिए, 17 में क्या पढ़े, अस्पृश्यता का अंत। 18 में क्या पढ़े, उपाधियों का अंत। तो इसको क्या पढ़ना है, भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्म श्री एवं सेना के द्वारा जो है परमवीर चक्र और महावीर चक्र जो ये सब दिया जाता है अनुच्छेद 18 के तहत ही। 18 में अब क्या पढ़ना है, स्वतंत्रता का अधिकार। और यह किसमें किया गया है, अनुच्छेद 19 से 22 तक इसका उल्लेख किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार का जो है स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। पहले जो था 7 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया था अनुच्छेद 6 में, जिसमें अनुच्छेद 19 में, जिसमें 6 प्रकार का स्वतंत्रता का उल्लेख अभी है वर्तमान में। और मूल संविधान में जो था वह 7 प्रकार के था, जिसमें अनुच्छेद 19 के एफ को जो है हटा दिया गया, जो वही संपत्ति के अधिकार हम लोग पढ़े हैं उसी को यहाँ भी चर्चा था। और उसको हटा करके 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया और कहाँ रखा गया, अनुच्छेद 300 के क भाग 12। और 44वां संविधान संशोधन 1978। और 19 में क्या क्या प्रावधाने हैं, आपको यह पूछा जाता है बार बार कि 6 तरह की स्वतंत्रता का जो है उल्लेख किया गया है, और इसको याद करना है 6 के 6। तो कैसे याद रखेंगे, जैसे आपको अनुच्छेद 19 के ए में क्या है, आप एक ABC याद रखना है। जैसे कि आप जो है बिना हथियार के सभा बुला सकते हैं, बोलने का अधिकार है एक में, बोलने की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है। उसके बाद है बी में कि आप सभा या संगठन सभा कर सकते हैं बिना हथियार के। जब सभा कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, अब सभा कर ली तो एक संगठन बना लीजिए, संघ बना लीजिए, और संघ बना करके चले जाइए घूमने,
और घूमने जाइएगा तो फिर वहाँ देख लीजिए कि कहाँ आपका क्या क्या है। उसके बाद वहाँ जाकर के बस जाइए, और जब बसिएगा, जब वहाँ रह जाइएगा तो आपको खाने पीने के लिए क्या करना पड़ेगा, व्यापार करना पड़ेगा। तो यही सब बात एक लाइन से याद करना है कि पहले बोलने का अधिकार है, बोलने की स्वतंत्रता है, दूसरा में है क्या, सभा करने का, तीसरा में क्या है, सभा हो गया तो संगठन बना लेंगे, और संगठन बना करके चल जाएंगे कहाँ, घूमने, आवागमन, घूमने चले जाएंगे। और जब घूम लेंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पे बस जाएंगे, और जब बस जाएंगे तो क्या होगा, फिर वहां रह जाएंगे तो खाने पीने के लिए चाहिए, तो आपको व्यापार करना पड़ेगा। तो यह छह के छह बात को आपको जो है इस प्रकार। उसके बाद है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी बनाम भारत सरकार, भरत कुमार और अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के 3 सदस्यीय अभी निर्धारित किया कि राजनीतिक दलों द्वारा बंद का आयोजन करना असंवैधानिक और अवैध है। मतलब यह केरल केरल का एक उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय का यह पीठ था, जैसे बंद का जो असंवैधानिक घोषित किया, अवैध घोषित किया गया, या क्या था एक तरह से बंद, मतलब जो हड़ताल करते हैं हम लोग, धरना प्रदर्शन करते हैं, तो इसको बंद नहीं किया जाएगा। यह संविधानिक असंवैधानिक इसको घोषित किया था सबसे पहले केरल 1993 में, 1993 में यह बातें कही गई थी। उसके बाद 19 के 2 में, आपको यह सब उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मेन जो था आपको 19 वाला बता दिए। 20 में क्या है देखिए, 20 में है अपराधों का संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण है आपका। अगर आप कोई अपराध करते हैं, इसके तहत 3 प्रमुख बातें दिया गया है। इसमें क्या क्या दिया गया है कि 20 के 1 में कह रहा है कि अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत आपको बाद में बनाया गया हो। और दूसरा कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा दिया जाएगा। और उसके बाद कह रहा है कि किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध जो है बाध नहीं कर सकते हैं, करते हैं तो अपराध करने के अगर उसमें जो है दोष सिद्धि के अधिकार में 3 बातें मुख्य रूप से बताया गया है। जैसे जब आप अपराध करते हैं तो जो समय उस समय का कानून है वही कानून जो है आपको लागू होगा आप पे भी, ऐसा नहीं कि आपके लिए कोई दूसरा कानून बनाया जाएगा। दूसरा बात कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपराध अगर एक बार करता है तो उसको एक बार ही सजा दिया जाएगा, नहीं कि उस सजा के लिए, मतलब उस अपराध के लिए उसको बार बार सजा दिया जाएगा। और तीसरा कह रहा है कि अगर आप कोई अपराध किए हैं तो आप उसके दोष सिद्ध करने के लिए जो है आप न्यायालय में किसी से गवाही दिवा सकते हैं, उसके लिए आपको रोका नहीं जाएगा। तो यह बात आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यही मेन रूप से याद रखना है। प्राण एवं दैहिक दैहिक स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति के विधि के द्वारा जो है अतिरिक्त इसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकारों का वंचित नहीं किया जा सकता। जैसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अगर आप मान लीजिए कि आपको कोई मार रहा है, अगर कोई कुछ कर रहा है तो आप आप जो है आपको अपना शरीर की रक्षा करने के लिए जो है आप उसको भी मार सकते हैं, वार कर सकते हैं बदले में, अपना जान को बचाने के लिए। तो यही बोल रहा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब अपने दैहिक मतलब देह हुआ, शरीर हुआ, और प्राण मतलब तो जान बचाने के लिए आपको छूट दिया गया है, मौलिक अधिकार दिया गया है कि अगर आप पे कोई मार रहा है आपको, तो बदले में आप भी उसको मारे या फिर उसको उससे बचाव करे अपना, यह आपका अधिकार है। उसको इसमें अभी नया नया करंट में जोड़ा गया है, मेटर्निटी लीव जो होता है, मातृत्व अवकाश, उसको भी अनुच्छेद में जोड़ा गया है। और अनुच्छेद 21 के क में सबसे इम्पोर्टेंट बातें जोड़ी गई है। यहाँ पे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आपको निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। और यह जोड़ा गया है, आपको संविधान संशोधन याद रखना है, यहाँ से 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है इसको आपको जोड़ा गया है। तो यह आपको मेन रूप से इसमें जोड़ा गया, तो आर्टिकल 21 के क में जो है इसको जोड़ा गया है, ठीक है, तो इसको याद रखना है। उसके बाद आपको आता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के, 22 में कह रहा है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण बातें आपको कही गई है। जैसे अनुच्छेद 22 के अनुसार गिरफ्तारियां
दो प्रकार की हो सकती है, जैसे समान अधीन और दूसरा है निवारक निरोध विधि अधीन। अनुच्छेद इसमें कहा गया है कि आप वही खंड 3 में निवारक निरोध, लेकिन मेन रूप से आपको क्या है? संरक्षण। दोष सिद्धि का अधिकार 20 में है, लेकिन यहाँ पे 22 में क्या है? गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी संरक्षण मतलब अगर कोई कांड करते हैं आप, तो आप देखते होंगे कि पहले गिरफ्तार करने से पहले जो है वारंट जाता है, घर पे एक लेटर जाता है मुंशी के द्वारा, या आपको पहले बिना अगर पुलिस मान लीजिए कि डायरेक्ट आपको नहीं उठा सकता है, अगर वो गिरफ्तार करता भी है तो आपको पहले वह सूचना देगा, बताएगा कि हाँ भाई आप ये कांड किए, इस मामले में आपको हम गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। बिना ऐसे वह नहीं कर सकता है। और उसके बाद 24 घंटा के अंदर जो है आपको वह न्यायालय में पेश करवाएगा। वहां पे आप अपना दोस्त का जो वकील रख सकते हैं अपने मन पसंद का, और उससे न्याय के लिए आप गिरफ्तारी के संरक्षण में जो है मेन रूप से। उसके बाद 23 में क्या कह रहा है? अनुच्छेद 23 में क्या बातें हैं बताइए? 23 में है श्रम निरोध, बलात्श्रम ना, बाल जैसे 6 से 23 पढ़ लिए हम लोग, अभी 22 पर है ना। 23 में क्या है? मानव दुर्व्यवहार, बलात्श्रम, जैसे आप किसी बच्चे को अपना अपने मतलब मालिकाना हक के रूप में उसको नहीं रख सकते हैं, किसी मानव को खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। और यह बात 23 में कहा गया है। 24 में कहा गया है बाल श्रम निषेध, उसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम बच्चे को आप फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते हैं। तो यह बातें। निवारक निरोध अधिनियम 1950 आया, और इसमें दूसरा खुल गया क्या? अच्छा है। देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कितना में है? अनुच्छेद 23-24। तो इस प्रतिषेध, तो मेन रूप से यही याद रखना है, इस सबको नहीं दिमाग में भरना है। जो पूछा जाता है वही हम आपको याद करवाने के लिए बोल रहे हैं। मानव दुर्व्यवहार और बलात्सरम, यहाँ अनुच्छेद कितना है? 23 में। और 24 में से आराम से इसको पढ़िए, समझिए, इसका मतलब समझिए। वैसे ब्रीफ में आपको समझा दिया जा रहा है कि इसका मतलब क्या हुआ। वही सब बातें आपको किताबी भाषा में यहाँ लिखा गया है। तो उसके बाद में नहीं लगा सकते हैं, यही बात कहा गया है। अब क्या है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 में। तो सबसे पहले तो हम लोग को यही याद रखना है कि धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। और 25 से 28 में अगर बात करें अनुच्छेद 25 का, तो इसमें क्या कहा गया है कि अंतःकरण की और धर्म के अवैध रूप से मानने आचरण और कोई भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को मान सकता है। सिख समुदाय के लोग देखते होंगे कड़ा और किरपान जो रखते हैं, इसी में आप प्रचार कर सकते हैं। आप धर्म को, आपको स्वतंत्रता दिया गया है इसके लिए, प्रचार कर सकते हैं। उसके बाद धर्म के अवैध किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, इसमें यहाँ पे आपको कोई रोक टोक नहीं होगा।
पे देखिए, धार्मिक कार्य अगर कोई कर रहे हैं तो उसका प्रबंधन के लिए, जैसे प्रबंधन के लिए कुछ पैसा वैसा चाहिए ना, इकट्ठा हम लोग करते हैं। मान लीजिए कोई पूजा पाठ ही कर रहे हैं, कोई मंदिर मस्जिद में ही देखिए कि वहाँ पे चंदा उछला जाता है, तो इसके लिए जो है आपको छूट दिया गया है, इसका स्वतंत्रता दिया गया है। और अनुच्छेद 27 में कह रहा है कि जो भी आप प्रबंधन के लिए पैसा इधर उधर से जमा करेंगे, उसको जो है आपको क्या किया गया, उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा, टैक्स फ्री कर दिया गया है आपको। तो यह 27 के बाद 28 में क्या कहा गया है कि राज्य जो है विधि से संपूर्णतः किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। 28 में कह रहा है कि ठीक है, आप छूट तो दिया गया है, लेकिन धार्मिक शिक्षा के मामले में नहीं दिया गया है। कोई भी शिक्षण संस्थान, मान लीजिए कि यह शिक्षण संस्थान है, तो इसमें आपको हम धार्मिक कोई खास धर्म धर्म का जो है शिक्षा नहीं दे सकते हैं, इसमें अवैध है यह। उसके बाद संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 29 से 30 तक। और इसमें आपसे पूछा गया है यह क्वेश्चन बिहार दरोगा में कि अल्पसंख्यकों के वर्गों का संरक्षण, तो देने के लिए सब बात इतना भरा हुआ है, लेकिन हम लोग को याद कितना रखना है, बस अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के वर्ग का हित का संरक्षण जो है याद रखना है यहाँ से। उसके बाद कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है, और केवल भाषा, सरकार या शैक्षणिक संस्थानों नहीं रोका जा सकता है, तो यह बात तो याद रखना है। समुदाय जो है जैसे मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन को जो है क्या कहा गया है, अल्पसंख्यक वर्ग लिए प्रावधान किए थे। तो मेन रूप से अल्पसंख्यक वर्गों का जो संरक्षण है वह 6 समुदाय के लोगों का है, जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से पारसी, यह सब जो है इसमें सम्मिलित है। 30 में क्या कह रहा है कि शिक्षा संस्थान, मदरसा जो का जो गठन होता है, मदरसा में जो बातें होती है, जैसे शिक्षा संस्थानों की स्थापना है या, और कोई चला सकता है, और सरकारों के अनुदान देने में करेंगे। अगर मदरसा अगर आप चला रहे हैं, तो आपको सरकार जो है जिस तरह से सबको अनुदान देता है, उसी तरह से आपको भी अनुदान देगा, इसमें भेदभाव जो है नहीं करेगा। अब है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह 30 था। 31 में क्या था, संपत्ति के अधिकार को, जिसको कि हटा दिया गया है। और उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में इसका चर्चा किया गया है, जिसके तहत मेन दो बातें कि अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान का आत्मा कहा है। और आपको अनुच्छेद 32 के तहत अगर आपको मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जो है पहुंच सकते हैं, उसका दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन यही जगह अगर आपको हाई कोर्ट जाना है, तो आर्टिकल 226 के तहत जो है आपको मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 226 के तहत। तो इस पे चर्चा यही बात किया गया है। और है इसमें कि नागरिकों को मौलिक अधिकार का परिवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय को समुचित कानूनों द्वारा जो है प्रचलित करने के अधिकार गारंटी करता है। 5 तरह का, जैसे रीट जो जारी होता है, इसके तहत रीट जारी करता है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिक तो इसका अर्थ क्या होता है कि किया जाता है जो समझता है कि अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, जब उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। और जब उच्चतम न्यायालय समझता है कि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है, तो वह बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो है सहारा लेता है, मतलब यह जारी करता है। उसके बाद क्या जारी करता है, परमादेश।
परमादेश का मतलब होता है कि इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि हम आदेश आपको देते हैं कि उस समय जारी किया गया, उस समय जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कार्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर पाता है, तब जो है परमादेश जारी किया जाता है कि आप सही से काम करिए, आप सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। इसी रूप में जो है अगर कोई कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हो और अपने पोस्ट पर रहते हुए सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो न्यायालय जो है उसको परमादेश जारी करेगा। उसके बाद प्रतिषेध लेख है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है और यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को जो है जारी करता है और इसे कहता है कि तुम्हारे यह मामला अपने यहाँ कार्यवाही न करे, क्योंकि यह मामला तुम्हारे अधिकार क्षेत्र का नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट को यह प्रतिषेध करेगा, मतलब रोकेगा किसी मामले में कि अगर उसके अधिकार क्षेत्र में कोई मामला नहीं आता है और उसकी वह सुनवाई कर रहा है, तो क्या करेगा, उसको प्रतिषेध जारी करेगा और बोलेगा कि यह तुम्हारे काम, मतलब तुम्हारे अधिकार का काम नहीं है, मेरे पास इसको भेजो। प्रतिषेध मतलब यही होता है। उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उत्प्रेषण मतलब प्रमाणित होना या सूचना देना। प्रमाणित इसके द्वारा किया जाता है कि अपने पास लंबित जो मामला है, जैसे कोई न्यायालय में लंबित मामला बहुत दिन से पड़ा हुआ है और उसको सुनवाई नहीं हो रहा है, तो ऊपर वाला न्यायालय जो है उसको ऑर्डर देगा कि तुम मेरे पास भेजो इस मामले को, इसीलिए उत्प्रेषण कहा जाता है कि मतलब कि आप किस अधिकार से इस पोस्ट पर काम कर रहे हैं। इसीलिए जो है अगर आप पे कोई गड़बड़ी ढंग से अगर आप कोई पोस्ट पर गए हैं, अगर डाउट होता है, तो न्यायालय के द्वारा जो है आपको अधिकार परीक्षा जारी करके आपसे जवाब मांगा जाता है कि किस अधिकार से जो है आप इस पोस्ट पर काम कर रहे हैं। यही है अधिकार परीक्षा। उसके बाद आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, और इसके निर्णय में इस प्रकार के संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गई, अर्थात गोलक बनाम पंजाब। कब आया था यह? गोलकनाथ बनाम पंजाब जो है 1900 मदन मोहन 57 में आया था। ये आया था कब? 73 में तो ये आया था, केशवानंद भारती बनाम आया था 1973। बेरूबारी 60 में आया, मदन गोपाल 57 में आया, गोलक ने जो आया यह 1967 में आया था। और 42वां संविधान संशोधन 1976 के था। यह व्यवस्था प्रकार किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में जो है प्रश्न बदनाम भारत बनाम संघ 19 द्वारा जो है यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षण की और न्याय सब समझने वाली बातें हैं। केवल नागरिकों को यह अधिकार जो है केवल नागरिकों को मूल अधिकार, अच्छा इसको याद रखना है। देखिए, मौलिक अधिकार मेन रूप से भारतीयों को प्राप्त है, और भारतीयों के साथ साथ जो है कुछ कुछ किसको, विदेशी को भी। यह पूछा गया है बिहार दरोगा में, एक बार पहले पूछा गया था और एक बार और अभी भी पूछा गया है कि कौन ऐसा मौलिक अधिकार है जो केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। तो यह 5 मौलिक अधिकार के रूप में आपको याद रखना है, जो केवल और केवल किसको प्राप्त है, भारतीयों को। लेकिन इसके साथ साथ भारतीयों और विदेशियों को भी जो प्राप्त है, वो अभी अभी बिहार सरकार ने पूछा था जनवरी में। तो यह जो है आप 15 16 उधर छोड़ दिए, तो उससे पहले एक याद रखे 14, 14 के बाद आपको 20 से लेकर के 28 तक, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 तक जो है भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी यह मौलिक अधिकार आपको प्राप्त है। तो इसको याद रखना है, यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है। यह नागरिकों के साथ विदेशियों को प्राप्त है और ऊपर वाला केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त था। तो यह सब बातें आप पढ़ लिए हैं। क्या 14 केवल भारतीयों को, और विदेशियों के साथ जो 14, उसके बाद 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28 तक।
17-18 नहीं दिया गया है। 17-18 का चर्चा नहीं है, वैसे यही इसमें दिया गया है। तो और ये सब एक तरह से रिकॉल कर सकते हैं आपको। आप जो है यहाँ से बताइए कि 14 अनुच्छेद 14 में क्या है। विधि के समक्ष समानता। 15 में धर्म, जाति, मूल और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में लोक नियोजन में अफसर की मतलब स्वतंत्रता है। उसके बाद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। 18 में उपाधियों का अंत है। 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें 6 प्रकार का स्वतंत्रता का उल्लेख किया। बोलने का अधिकार है, सभा करने का, संगठन का, बसने का और व्यापार करने का। उसी में संपत्ति का अधिकार भी था। उसके बाद 20 में क्या है, दोष सिद्धि का अधिकार है। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, उसी में निष्ठा का अधिकार है और उसी में शिक्षा संबंधी अधिकार को भी जोड़ा गया 6 संशोधन 2002। ठीक है। उसके बाद 22 में क्या है, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण आपको दिया गया है। उसके बाद 24 में 23 में क्या है, बाल बाल श्रम या मानव दुर्व्यवहार पर रोक। 14 वर्ष से कारखाना में नहीं करवाया जाएगा काम इससे। 25 में धार्मिक स्वतंत्रता। 26 में धर्म के लिए आप जो है उपार्जन कर सकते हैं, चंदा वंदा वसूल सकते हैं और उस पर टैक्स फ्री। 27 में है और 28 में क्या है, किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। 29 में अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण है। उसके बाद 30 में संस्था बना सकता है, जैसे मदरसा वाली बात है, उसको सरकार अनुदान देने में भेदभाव नहीं करेगा। 31 में 32 में उपचार उपचार है, मौलिक अधिकार का संरक्षण के विरुद्ध उपचार। तो और 32 के तहत 5 रिट जारी होता है और 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करता है। तो यही बातें थी मौलिक अधिकार से संबंधित मेन रूप से। और कितना अनुच्छेद है जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, मतलब कितना, 5। और जो है विदेशी को भारत के सांसद 20 से 28 तक। तो याद रखना है इसको। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं क्या।